आपके इलाके में पानी दिया जाता है, उसका भी कट मनी लिया जाता है। आपके इलाके में अगर कोई घर बना रहा है, उसका बिल्डिंग में सप्लाई करने के लिए कट मनी लिया जाता है, दादागिरी होती है। आप अगर बीजेपी करने के लिए अगर झंडा पकड़ते हैं तो डंडा और लाठियों से मारा जाता है। लोकसभा का पारित कानून आप विधानसभा में फाड़ते हो और कहते हो कि मैं संविधान की रक्षा करूंगी। और संविधान की रक्षा ये लोग भी करते हैं जो उनके समर्थक हैं, जिनसे ट्रैफिक नियम कानून पालन नहीं होता है। टोपी पहन के ट्रैफिक नियम कानून नहीं पालन करते हैं, वो सड़कों पे कहते हैं कि हम संविधान बचाने चले। मैं भी गर्गमुख सांडिल गोत्र का ब्राह्मण हूँ। तो गोत्र कब बता रही हैं? कोई महिला हिजाब पहन के मस्जिदों में जाती है, यहाँ बहुत खर्च करता हमारे मुस्लिम है। दीदी का कोई चरित्र नहीं है। क्या हो गया दीदी? कभी चुनाव आयोग से गुस्सा रही हैं, सीआरपीएफ से गुस्सा रही हैं, तो कह रहे हैं हमको दीदी भी मत बोलो। ऐसी बात है कि दीदी खुद एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई हैं। आज चुनाव चल रहा है और संविधान की कसम खा करके हमारे देश के इंस्टीट्यूशन, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, केंद्रीय अर्धसैनिक सुरक्षा बल हो, चुनाव कराने आए हैं, या इलेक्शन कमीशन जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है इंडिया में, इसकी गरिमा के ऊपर लांछन इसलिए लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी नंदीग्राम हार चुकी हैं, इसके बाद वो बौखलाई हैं। हार की जो अभिलाषा उनके मन में आई है, अपने कार्यकर्ताओं में दम फूंकने के लिए ये बौखलाहट है। और मैं ये कहता हूँ, दीदी को इस बार बंगाल की जनता दिखा देगी कि बंगाल में दीदी अब 2 मई आ रही है और दीदी जा रही है। कह रही हैं बौखलाई नहीं है और लोकतंत्र बचाने के लिए गुस्सा दिखा रही है। अरे लोकतंत्र कैसे बचाएंगी? आप एक बात बताइए, लोकसभा में पारित हुआ कानून और आप संविधान की शपथ लेते हो कि मैं संविधान और इस देश को अक्षुण्ण रखूंगी, और आप उस कानून को विधानसभा में फाड़ देते हो। लोकसभा का पारित कानून आप विधानसभा में फाड़ते हो और कहते हो कि मैं संविधान की रक्षा करूंगी। और संविधान की रक्षा ये लोग भी करते हैं जो उनके समर्थक हैं, जिनसे ट्रैफिक नियम कानून पालन नहीं होता है। टोपी पहन के ट्रैफिक नियम कानून नहीं पालन करते हैं, वो सड़कों पे कहते हैं कि हम संविधान बचाने चले हैं। अरे पहले ट्रैफिक नियम मानो, फिर देश की नियम कानून की बात करना। क्या करते हैं दादा रोड पे आप देख लीजिए, ट्रैफिक एक भी ट्रैफिक बाइकर जो है आता है, टोटो है, चल रही है, किसी को यहाँ ट्रैफिक नियम की पड़ी है? कोई ट्रैफिक नियम नहीं मानता। और पर देश की कानून बचाने चलना है। देश का संविधान जो है संकट में है। अरे देश की जनता ने चुन करके अपने मत से मोदी जी को भेजा, वहाँ उनका सम्मान नहीं करेंगे। मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए एक सज्जन व्यक्ति को अनाप शनाप बोलना, अपने रैलियों में दंगेबाज, धोखेबाज, ये चोट चमार जो बोलना बोलती हैं, चोटी वाला गुंडा बोलती हैं। लेकिन हमारे मोदी जी इतने भद्र हैं कि जब रैली में आते हैं तो बस संबोधन देते हैं, दीदी, ओ दीदी। तो ये दीदी ही शब्द बोलते हैं। दादा यही तो दिक्कत है, काहे बोलते हैं दीदी? ऐसे कैसे बोलते हैं दीदी? सीधा प्यार से बोलते हैं। दीदी को आए हैं, इस बार विदाई देने आए हैं। और माँ सरस्वती, माँ दुर्गा को याद रखिएगा कि इस बार बंगाल में 2 मई को हम दिवाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे और हर वो पर्व मनाएंगे, क्योंकि बंगाल की तकदीर को बदलने भाजपा आ रही है। उन्होंने लेटर लिखा था, पत्र विपक्षी दलों को, वो लेटर सुन के जया बच्चन अब आ रही हैं। अच्छा, हम एक बात बताएंगे आपको। महाभारत का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जैसा कर्म किए हैं वो वैसा फल 2 मई को मिलेगा। इतना अच्छा कर्म किए हैं। देखिए हमारे पुलिस तंत्र के लोग जो हैं इतने अच्छे सशस्त्र हैं कि बिना घूस लिए नहीं मानते, बिना टेबल के नीचे झुके मानते ही नहीं है। अरे पुलिस का टीए बाकी है, वो पैसा नहीं मिल रहा है। 7वां वेतन जो आयोग है उसका जो इंडेक्स है वो लागू नहीं हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हम आएंगे। कैसे आएंगे भाई? पब्लिक त्रास्त है, बंगाल की जनता त्रास्त है, और बंगाल की जनता परिवर्तन देख रही है। और इस बार असल परिवर्तन होगा, एकदम असल परिवर्तन होगा। क्या लग रहा है दादा, असल परिवर्तन होगा? तो दीदी दीदी भी कह के चिढ़ा रहे हैं। इस बार तो परिवर्तन है, बीजेपी पक्का आएगा, ये 100%। क्यों आएगा बताइए? जय श्री राम बोलते हैं, फिर दीदी दीदी भी बोलते हैं, काहे चिढ़ाते हैं? दीदी तो अगला सम्मान करता है मोदी जी, बहुत सम्मान रूप से दीदी दीदी बोलते हैं। उनको उसी दीदी वर्ड में ही चिढ़ लग रहा था, उनको क्या किया जाए? क्या लग रहा है दादा? सर देखिए,
लग तो यही रहा है कि दीदी इतनी बौखलाई हुई है। एकदम भगवा हुआ पहले। देखिए भगवा पश्चिम बंगाल भगवा में हो गया है, अब ये भगवा हटने वाला नहीं है और दीदी जाने वाली है। इलाहाबाद दीदी आजकल अपना गोत्र बता रही है। कल तक तो बुरखा पहन के हिफाज पहन के और नमाज पढ़ती थी, लेकिन आज के डेट में अपना चंडी पाठ और दुर्गा पाठ सब उनको याद आ गया। ये मोदी जी ऐसे है ना कि अच्छे ऐसे इंसान को चंडी पाठ और दुर्गा पाठ याद दिला देते हैं। तो आ गया, आ गई सुबह का भूला घर शाम को वापस आ गया। उन्हें हम सम्मान करते हो, हमारी दीदी। अब दीदी बोलने पे भी उनको चिढ़ होता है, तो इसमें मैं क्या करूं? वो हमारी दीदी है, उनको तो हम सम्मान से बोलते हैं, कोई गाली तो नहीं देते हैं। उनके जैसा मोदी अड्डा लड्डा चड्डा पड्डा जो किसी को सम्मान असम्मान तो नहीं हम लोग करते हैं, हम लोग दीदी बोलते हैं। दीदी मतलब एक सम्मानित अरे गजब का बात है। क्यों नहीं? अगर दीदी को सुनाई नहीं दे, अगर किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओ भैया भैया यही ना बोलेंगे, तो वही बोलते हैं दीदी ओ दीदी। जरा सुनिए, हमारी आवाज़ को सुनिए, जनता की आवाज़ को सुनिए, इसलिए वो बोलते हैं वो दीदी। अच्छा, अभी एक ऑडियो आया दादा, उसमें बताया जा रहा है दीदी धृतराष्ट्र हो चुकी है, परिवार मोह में, अभिषेक बनर्जी के मोह में बही जा रही है। देखिए भाईपो के चक्कर में दीदी की विदाई हो गई। आज हम बोलते हैं एक पार्टी का एक परिवार का गठन होता है, मुखिया एक होता है, लेकिन मुखिया के बाद भी जो नीचे वाला परिवार जो होता है, जो समाज में जो रहता है, जो पार्टी को एक करके चलता है, उसको भी लेकर चला जाता है। लेकिन इनका तो बस भाईपो ही सिर्फ सबसे बड़ा चीज़ है और कोई नहीं है पार्टी के। इतने बड़े बड़े नेता टीएमसी के छोड़ के बीजेपी में आए, क्यों आए? उन्हें अच्छा लगा तब तो आए। क्या लग रहा है ये जो चुनावी भाई जी जो बोल रहे हैं एकदम सही परफेक्ट बोल रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश का समय आता है ना तो अटपटांग भाषा बोलते हैं। हाँ, जो मनुष्य बचाता है पहले भी बेक मर जाता बस ये जो है ना थोड़ा मेमोरी कमजोर हो गया, जो मुंह में आते हैं बोल देते हैं, क्या बोलेंगे। अच्छा, आपको लगता है दादा ये जो सवाल उठाया चुनाव आयोग को लेके, सीआरपीएफ को लेके, पूरा वो कह रहे तो ये तो अमित शाह की कठपुतली हो चुकी ये तो उपाय नहीं, अब कुछ तो बोलना ही होगा। इज्जत बचाने के लिए कुछ तो आक्षेप लगाना होगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या कुछ तो अगर हम चले जाएंगे उसके बाद कुछ तो बोलना होगा बाद में ना। उसके लिए अभी से वो अडंगा लगा रही कि ये हुआ वो हुआ और क्या आप कह रहे हैं। और महुआ मोइत्रा कह रही है कि पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है, प्रधानमंत्री को कह रही है अपनी सीट बचा लीजिए, बनारस आ रही है। तो बनारस जाएगी तब तो वहाँ वो जय श्री राम के जगह जाएंगे, हर हर महादेव घर तो, और वहाँ गुस्सा करेगी और क्या। नंदीग्राम तो बचा नहीं सक रही हैं, तो अब बनारस जाएंगी। और बनारस में क्या होगा? बनारस में आप समझ लीजिए दीदी की करारी हार होगी। दीदी को वहाँ कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। हर हर महादेव की नगरी है, घर घर से महादेव के भक्त निकलेंगे, दीदी के एक भी कोई कार्यकर्ता नहीं होगा। रैली भी आप देख लीजिएगा। क्या लग रहा है सत्ता का? सत्ता चला गया। दीदी नंदीग्राम से उसका संग्राम शेष हो चुका है, शेष हो गया, कहानी खत्म। 200 पार चल रहा है। अभी चुनाव होने दीजिए, पूरा हावड़ा साफ हो रहा है, हावड़ा साफ हो रहा है, हावड़ा साफ हो रहा है। दीदी टिकट खोज रही है, लज्जा के मारे खड़ा नहीं हो रही है, नहीं तो समझ गई है कि मैं वहाँ हार चुकी हूँ। बनारस जा रही है दीदी। बनारस जाने से कुछ नहीं होगा। शंकर जी का नारियल धरा के भेज देगा बनारस के लोग, शंकर जी का नारियल धरा के भेज देगा। नारियल ले जाओ दीदी, वो खाने खावे। मोइत्रा कह रही है एकदम जीते में प्रधानमंत्री को चैलेंज कर दिया कि बनारस आनी, अपनी सीट बचा लीजिए मोदी। एकदम 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 मोहिया मित्रा, सारे लोगों को जो 294 कैंडिडेट को लेकर चली जाएं, अपने वहाँ लड़े, बड़ा बड़ा नारियल धरा के भेजेगा। चला जाओ बंगाल में नारियल लेकर के बनारस का। क्या कारण रहा दादा? 10 साल दे दिया दीदी को, अब देते ही नहीं, बताइए। सबसे पहला सवाल रहा कि अगर आपके इलाके में पानी दिया जाता है उसका भी कट मनी लिया जाता है। आपके इलाके में अगर कोई घर बना रहा है उसका बिल्डिंग में सप्लाई करने के लिए कट मनी लिया जाता है, दादागिरी होती है। आप अगर बीजेपी करने के लिए अगर झंडा पकड़ते हैं तो डंडा और लाठियों से मारा जाता है। आपको खबर है कि नहीं, परसों एक बीजेपी करने वाला मुस्लिम को बेतहाशा मारा गया है, थाना के अंदर मारा। आईसी भाग रहा है, पुलिस भाग रहा है, और उसमें वो हमारे भाजपा कर्मियों को पीटा गया है। हम लोग हैं आंदोलनमुखी हैं, हम लोग कानून का सहारा ले रहे हैं, हम लोग राजनीतिकता फैलाने वाले नहीं हैं। हम लोग शांति प्रिय, बीजेपी करने वाले शांति प्रिय लोग होते हैं। हम बीजेपी से हैं। मेरा नाम लक्ष्मण तिवारी है, मेरा नाम भी जान जाइए। और ये बता देते हैं तिवारी जी, 36 नंबर वार्ड सबसे बड़ा क्रिमिनल वार्ड, जहाँ डॉन पाल के अरूप राय बैठा है, वही उसी वार्ड से हम बिलोंग करते हैं। और गर्दा उड़ गया। 36 नंबर से 3 से 5 हजार वोट से मुस्लिम अंचल से जीतिएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो दीदी तो आजकल गोत्र बता रही हैं दादा। मैं भी गर्गमुख सांडिल गोत्र का ब्राह्मण हूँ।
तो गोत्र कब बता रही हैं? कोई महिला हिजाब पहन के मस्जिदों में जाती है, यहाँ बहुत खर्च करता हमारे मुस्लिम हैं। दीदी का कोई चरित्र नहीं है। दीदी कब सांडिल कहेंगी, दीदी कब कश्यप कहेंगी, दीदी कब कहेगी कि मैं अहमद साहब का हूँ, दीदी कहेगी मैं क्राइस्ट का हूँ, दीदी कहेगी हम गुरु नानक के हैं। वोट का अवसर है, दीदी जिस घर की बनने की चेष्टा कर रही है, मगर लोगों ने नकार दिया है दीदी को। समय के साथ बदलती रहती है, वो बदलती रहती है, इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है कि दीदी इतनी बदल रही है तो इस बार हम लोग पूरा बंगाल को बदल दें। यही सवाल खड़ा है यहाँ पे। चीज़ क्या है कि जब आप लोगों को बांटने वाली राजनीति करिएगा, जब लोगों को कल्याणकारी काम उनके नहीं करिएगा, आज हॉस्पिटल का अवस्था देख लीजिए, स्कूल का अवस्था देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, सिर्फ तुष्टीकरण और खेला होबे का गाना ले करके मैं दीदी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि दादा बंगाली में बोलूँगा, आर कोतो कोरबे खेला 10 বছর করলে খেলা, বাংলায় ফুটবে পদ্ম ফুল, মানুষ ভুলে যাবে জোড়া ফুल। আপনি এটা মনে রাখবেন। और दीदी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारे लिए शिरोमणि हैं, आपको सम्मान है, लेकिन इस बार आपकी विदाई तय है, तय है। जनता तुष्टीकरण क्या बोले थे भाई? तुष्टीकरण क्या है? तुष्टीकरण का एक लिमिट होता है। आज आप सेकुलरवाद को लेके चलते हो तो सेकुलर का मतलब क्या होता है कि कानून के सामने हर वो वर्ग बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कानून के सामने। और देश के संविधान हर कोई को सुरक्षा देती है। आज जैसे दीदी कह रही है कि ये लोग बाहरी हैं, कानून सुन लीजिए, संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज़ अ राइट टू लिव एनीवेयर इन दिस कंट्री। और वो संविधान मुझे सुरक्षित करती है कि मैं बंगाल में रहूं, तमिलनाडु में रहूं, पुडुचेरी में रहूं, महाराष्ट्र में रहूं। मेरा संविधानिक फंडामेंटल राइट है कि मैं कहीं भी रह सकता हूं, कमा सकता, खा सकता हूं। और आज आप बिहारियों, उत्तर प्रदेश के लोगों को, राजस्थान से आए लोगों को, गुजरात से आए लोगों को कहते हो बाहरी हैं, गुंडा हैं। बांग्लादेशियों को तो नहीं बोल रहे हो आप, रोहिंग्या को तो नहीं बोल रहे हो, इलीगल इमिग्रेंट को नहीं बोल रहे हो, लेकिन जो भारतीय हैं वो अपने देश में बाहरी हो जाते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है। अरे हमरे ही खून से बंगाल का इंजन चला है धकाधक। हमारे जो पूर्वज थे, जो यूपी बिहार से यहाँ आए, क्यों आए? बंगाल उस समय सोने की चिड़िया थी, बंगाल एक सोनार बांग्ला था, सब जगह कल कारखाना थे। हमारे लोग यहाँ आकर के मजदूरी किए हैं, बंगाल की तरक्की में हाथ दिए हैं। और आज बंगाल का ये जो हाल हो रखा है, बुरा हाल हो रखा है, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? इसके पीछे 34 साल लेफ्ट की सरकार है, 10 साल टीएमसी की सरकार है। एक भी बाहर से बड़ा इंडस्ट्री कोई आया नहीं, कोई सनतकार आया नहीं, कोई इन्वेस्टर आया नहीं। लोग यहाँ त्रास्त हो गए हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, सिर्फ क्या है? तुष्टीकरण है, तोलाबाजी। तो तुष्टीकरण के ऊपर आते हैं। आप सोच लीजिए, मौलवियों को आप तनख्वाह क्यों देंगे? टैक्स पेयर की पैसा क्या आप उसी मौलवी के बच्चे को पढ़ाने में दीजिए ना। आप मौलवी को तनख्वाह दे रहे हैं, आप पंडित को बाद में तनख्वाह देना चालू किए हो। इस तरीके की राजनीति नहीं कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए, लोगों को विकास पहुंचाइए। घर घर में अनाज पहुंचाने की आप बात कर रहे हैं कि हम आए तो राशन घर घर पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? 10 करोड़ की आबादी है, 6 करोड़ लोग राशन लेते हैं, तो आपको 6 करोड़ राशन 6 करोड़ लोगों के घर में जाके देने में आपको 1 करोड़ तो लोग लगेंगे। तो ये 1 करोड़ लोग जो हैं वो कैसे राशन पहुंचाएंगे? यानी 1 करोड़ लोगों को आप रोजगार दीजिए, इसका मतलब आपका बजट ही नहीं है। 180 करोड़, 1,80,000 करोड़ का बजट है आपका, और आप उसमें कह रहे हैं कि हम आएंगे राशन घर पहुंचाएंगे और 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। इसका मतलब नौकरी दे नहीं पाएंगे। आपके टीएमसी के कार्यकर्ता जाएंगे, वो वहाँ से चावल चुराएंगे। ये अलग व्यापार करने की बात कर रहे हैं आप। सीधी सी बात है कि कट मनी की बात कहाँ से आई? अगर सरकारी सुविधा जो लोग के पास डायरेक्ट बेनिफिट से पहुँचेगी तो कट मनी का सवाल ही नहीं है। आप अपने कार्यकर्ताओं से पहुंचाइएगा तो कट मनी होगी। इससे क्या हो रहा है कि समाज में आने वाले दिन में क्या ऐसा लोकतंत्र बचाने आप चले हैं? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप लोकतंत्र बचाने नहीं चले हैं। लोकतंत्र केवल इस देश में मोदी जी बचा रहे हैं। आज भी एक कोई राज्य की सरकार 356 आर्टिकल का यूज़ करके मोदी जी ने खारिज नहीं किया। आज भी किसानों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं किया। वो आज भी बॉर्डर पर बैठे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो रामदेव बाबा को रामलीला मैदान से खदेड़ के भगाया था उन्होंने।
लोकतांत्रिक अधिकार उनका हनन किया, देश में इमरजेंसी लगाया और देश में करीबन 13 सरकार, जहां तक मेरी उम्र है मैं जानता हूं, आर्टिकल 356 लगा करके 13 चुनी हुई सरकारों को राज्यों में गिराया है कांग्रेस ने। मोदी जी ने एक बार किया क्या? मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास।